पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी. सो मेनी फॉर्म्स आर देयर ऑफ द एनर्जी बट वेरी फ्यू ऑफ देम वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. जो आपके सिलेबस में है, जो आपके बुक में है, उतने ही हम डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल. अदरवाइज हमारे पास सो मेनी फॉर्म्स आर देयर, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है. जो आपके बुक में दिया हुआ है उतनी ही चीज़ें हम जा रहे हैं डिस्कस करने. तो सबसे पहले हमारा है, उसमें है मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ भी लिया है. ये क्या होता है बल्क में, मतलब इन्हें लार्ज स्केल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, ये जो होता है, हम स्पेशली हम बात नहीं कर रहे हैं किसी बॉडी की, इस सिस्टम की हम बात नहीं कर रहे हैं. जैसे जनरली वी आर टॉकिंग कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है. दिस इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. किसी के बॉडी में कितना काइनेटिक एनर्जी है और प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. किसी भी बॉडी की उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, और इन दोनों का जो कंबाइंड नेम होता है उसका नाम हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. अब ये देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी क्यों आता है किसी बॉडी में, ये हमको पता है, मोर डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, इसके एक्सप्रेशन में हम पढ़ चुके हैं. काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में क्यों आता है, ड्यू टू मोशन इन द बॉडी. किसी बॉडी में मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज देयर काइनेटिक एनर्जी. और अब हम फार्मूला की बात नहीं करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर हमने फार्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv². तो वो एक स्पेशल केस में हमने पढ़ा है कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, मूविंग विद द वेलोसिटी v. तो वो जनरल फार्मूला हमें वहां डिस्कस नहीं करना, हम सिंपली बेसिक अबाउट द एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये हो गया. अगर हम और पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दिस इज ड्यू टू द, एक बात होती है ड्यू टू द पोजीशन और ड्यू टू द पोजीशन और लोकेशन. दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं. किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है या लोकेशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. एक दूसरा भी रीजन होता है ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन. किसी बॉडी में कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी जो एनर्जी होती है दैट इज देयर पोटेंशियल एनर्जी. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसकी शेप में चेंज हो जाए, उसकी साइज में चेंज हो जाए, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर. जैसे मान लीजिए स्ट्रेस्ड स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, बो की केस है, तो दिस इज अबाउट दैट. तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा सिंपली यही होता है कि दिस इज द टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी जो होती है इन द बॉडी ड्यू टू देयर वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर पोजीशन और लोकेशन एंड ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन. इसके स्पेशल केस, इसके फार्मूला, वो सब हम अलग अलग केसेस में अलग अलग फार्मूला होता है, वो अलग अलग हम पढ़ते हैं. जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बात हम अगर करते हैं तो उसमें हाफ के x² आता है. किसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं तो आपका आता है ग्रेविटेशनल mgh. ठीक. तो और सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फार्मूला अलग हो जाएगा, तो वो सब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. बस हमारे बेसिक इसके बारे में यहाँ जानना था. नेक्स्ट एनर्जी होगी, नेक्स्ट एनर्जी हमारी है इंटरनल एनर्जी. क्लियर है. ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा. इंटरनल एनर्जी में जो होता है, आप सबको पता है कि जो मैटर होते हैं, जैसे हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें, मैटर में आपकी तीनों स्टेट आ जाती है. तो मैटर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. दिस इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड दीज एटम एंड मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट टू ईच अदर. तो ये क्यों होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन. इसकी वजह से वाइब्रेशन ऑफ द, ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स, due to vibrations of the atom and molecules of a body. ठीक. अब बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और उसके वाइब्रेशंस की वजह से बॉडी के पास कुछ एनर्जी आती है. जैसे मान लीजिए क्या होगा, अगर वाइब्रेशंस की वजह से वेलोसिटी होगी तो ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशंस होता है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है. वाइब्रेशंस ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन, इट हैज कौन सी एनर्जी,
वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी हम नाम दे देते हैं। उसका एक्चुअली नाम होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक बोलते हैं, और इंटर एटॉमिक मतलब क्या होता है, एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस होते हैं, देयर टू इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इस फोर्सेस की वजह से क्या होगा, दे हैव पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो इनके पास एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी भी देख लिया। द सम ऑफ these two is known as internal energy। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्लियर? अब एक चीज तो हो गया। दिस मेनली डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये आप याद रखिएगा कि दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर of the body। if temperature increases, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी also increases, and it's vice versa। and if temperature decreases, its internal energy also decreases। Clear? Both are directly proportional to each other। तो दिस इज अबाउट द इंटरनल एनर्जी। हम इसके लिए हायर क्लासेस में आगे भी पढ़ेंगे, इसके लिए हम कुछ एक्सप्रेशन भी पता करते हैं, तो वहां हमें इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें ये जानना है कि इंटरनल एनर्जी इन ए बॉडी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, उसकी वजह से उसमें कुछ वेलोसिटी एटम्स में आती है, और उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम्स के बीच कुछ न कुछ फोर्सेस होते हैं, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। अब वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड दिस टू इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी, और दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो इंटरनल एनर्जी घटती है। तो दिस इज अबाउट द इंटरनल एनर्जी। चलिए हम आगे तीसरी एनर्जी देखते हैं, इसके बारे में हीट एनर्जी, और नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं हीट और थर्मल एनर्जी। इसको हम लोअर क्लासेस में ही पढ़े होंगे। ये क्या होता है, ड्यू टू द, हम बात करते हैं कि एनर्जी जो कि ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी, ये एनर्जी फ्लो करती है इन ए बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है तो फ्रॉम वन बॉडी सम एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द अदर बॉडी, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और इसका भी रीजन होता है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रैंडम मोशन। ये किस वजह से होता है, रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या एटम्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं हीट या थर्मल एनर्जी। इट इज ऑल्सो ए सम अदर पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ, ये किसका है, पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड increases if temperature increases, and decreases if temperature
डिक्रीजेस। ठीक, बाकी और भी पढ़े होंगे इसके प्रोसेसेस पढ़ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल एनर्जी के हम एक्सप्रेशन भी, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशंस भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमें ये जानना चाहिए एंड दिस ऑलवेज फ्लोज ड्यू टू, एंड ये भी चाहे तो पॉइंट लिख सकते हैं, दिस ऑलवेज ट्रांसफर from one body to other body or from one place to other place due to temperature difference in body। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो ये एनर्जी आपकी ट्रांसफर नहीं होती। तो इतना बहुत है, इतना हमने देख लिया। इसके और आगे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हीट एनर्जी के बारे में और डिटेल हम देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है केमिकल एनर्जी। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि देयर इज एन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, ठीक, देयर इज अ रीअरेंजमेंट, क्लियर, देयर इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली ये होता क्यों है, इसका रीजन ये होता है कि अगर मान लीजिए इन केस ऑफ स्टेबल कंपाउंड, अगर हमारे पास मान लीजिए स्टेबल कंपाउंड है, ठीक, इसकी एनर्जी हम लिखें, एनर्जी ऑफ स्टेबल कंपाउंड विच इज ऑलवेज लेस देन एनर्जी ऑफ constituents atoms by which this compound is formed। ये हमेशा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। मतलब मान लीजिए सोडियम और क्लोराइड, Na और Cl मिलता है तो NaCl बनता है। तो जो NaCl की एनर्जी होगी दैट इज स्टेबल, तो NaCl की जो एनर्जी होगी सोडियम और क्लोराइड की एनर्जी से कम आती है। अब कम आती है इसका मतलब बाकी एनर्जी गई कहाँ, दिस लॉस और डिफरेंस, ये क्या होता है, दिस लॉस और डिफरेंस कहाँ जाती है, डिफरेंस इन एनर्जी कहाँ जाती है, इज यूज्ड इन rearrangement of the electron, used in arrangement and motion of electrons। क्लियर। अब इसी एनर्जी को, दिस एनर्जी विच इज यूज्ड, क्लियर, दिस टोटल एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी, मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज द केमिकल एनर्जी। एक चीज थोड़ा सा और आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट तो आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट साइड में होता है रिएक्टेंट्स होता है, रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या होगा, डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, देन एनर्जी विल released during chemicals, during reaction। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। और इसका उल्टा, इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या होगा, प्रोडक्ट एनर्जी विल रिक्वायर्ड, ठीक। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी विल एब्जॉर्ब्ड
एनर्जी क्या होगी उस समय, एब्जॉर्ब होगी। एंड उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन को बोलते हैं, रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गया एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज द केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्यों होती है, अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा चार्जेज के केसेस में। दिस इज ड्यू टू द चार्जेज हमारे पास होते हैं एंड करेंट्स आल्सो। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, करेंट्स में भी आपका ड्यू टू द करेंट्स भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उन्हें बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगता है। तो करंट्स की वजह से भी फोर्स प्रोड्यूस होता है। और चार्जेस क्या होते हैं, दे आल्सो हैव द फोर्सेस, फोर्सेस एराइजेज, ड्यू टू दिस फोर्सेस एराइजेज। ठीक, अब इनकी वजह से तो फोर्स एराइज होगा, मीन्स दे exert forced on each other, force on each other। ठीक, और अगर आपको पता है कि कहीं भी फोर्स होता है एंड देयर इज द मूवमेंट, तो वर्क शुड बी डन। ठीक, तो ड्यू टू विच वर्क इज डन, वर्क इज डन। ठीक, क्लियर। दिस वर्क इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। मेनली हम बात करते हैं जब चार्ज की तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, एंड जब हम करंट की बात करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर। डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे यूज हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जो भी हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हम लाइट में भी कन्वर्ट करते हैं, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ओवन है, फैन है, फ्रिज है। तो इन सो मेनी केसेस वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इज अराइजेज ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्जेस एंड ड्यू टू द करंट। तो इतना है, इसके लिए पर्टिकुलर केसेस में एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना होता है। तो वो सब हम आगे के स्टेप्स में, आगे क्लासेस में पता करेंगे। अब आगे हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। यू नो दैट इन न्यूक्लियस क्या होता है, इन न्यूक्लियस ऑफ एन एनी एटम, न्यूक्लियस में क्या होता है, देयर इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। क्लियर। एंड दीज आर अटैच्ड, और दे आर अटैच्ड by strong, this is very strong nuclear force, strong nuclear force मतलब force acting between the nucleus, strong nuclear forces होता है which bind proton and neutrons। clear। and this is very short range, which is very short, ये क्या है, very short range है, short range force होता है। और इसका आर्डर लगभग फर्मी के आर्डर का होता है, 10⁻⁻15 मीटर, इसको फर्मी भी बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट रेंज इसका इतने आर्डर का होता है। तो आपको एक चीज पता होगा, आप पढ़ते भी, आगे पढ़ेंगे भी, कि अगर दो चार्जेस के बीच, दो पार्टिकल्स के बीच की अगर डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स विल इंक्रीज, और डिस्टेंस ज्यादा होती है तो फोर्स कम होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट रेंज द न्यूक्लियर फोर्स जो आपका है दिस इज वेरी लार्ज। क्लियर। तो एंड दिस न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी लार्ज, तो दिस एनर्जी, हेंस अब अगर फोर्स भी है तो बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फोर्स, इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्लियर। दिस इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, ये न्यूक्लियर एनर्जी होता है। इसका हम यूज करते हैं इन केस ऑफ पावर प्लांट जो आपके पास रहते हैं,
एटॉमिक पावर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दिस एंड विच वी आर यूज्ड इसको कैसे करते हैं, यूज्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये जब हम पढ़ेंगे आगे, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, कोई हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स इन ए टू लाइट न्यूक्लियाई, छोटे छोटे पार्ट में अगर ब्रेक होता है तो वहां पे जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस इज द मेन सोर्स जो आपका है, जो स्मॉल पार्टिकल कोई छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं और अगर वो बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये दिस इज द रीजन कि जो सन की जो एनर्जी आती है हमारे पास, दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये चीज हम आगे पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ बहुत ज्यादा इतने बारे में हमें नहीं पढ़ना है, और इसका रीजन भी होता है, मास डिफेक्ट होता है, वो सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमें इतना जानना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। दिस इज द एनर्जी ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्सेस विच एक्ट बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स in nucleus, which is very strong and due to the short range, thus this energy is very large. So this is about this.